दोस्तों 2G स्पेक्ट्रम स्कैम यानी कि 2G घोटाले की बात की जाए तो 2017 में कोर्ट का फैसला आने से पहले इसे भी आजाद भारत के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कैम माना गया था। ये घोटाला 2010 में सबके सामने आया जब इंडिया के अकाउंटेंट जनरल और कंट्रोलर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। कैग यानी CAG की इस रिपोर्ट में 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम एलोकेशन पर सवाल खड़े किए गए थे। स्कैम को लेकर मीडिया से लेकर संसद में खूब हो हल्ला मचा था। इस स्कैम में विरोधी पार्टी के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, लेकिन काफी जांच पड़ताल के बाद इसका नतीजा जब सामने आया तो उसने सबको चौंका दिया। 2017 में इस कोर्ट ने इस स्कैम में शामिल सभी आरोपियों को छोड़ दिया था और कहा था कि वास्तव में ऐसा कोई स्कैम हुआ ही नहीं था। तो चलिए इस स्कैम के बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। अगर इस घोटाले के बारे में आपको अच्छी तरह से जानना है तो सबसे पहले पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और द्रमुक लीडर ए राजा के बारे में जानना जरूरी है। इस घोटाले में जैसे ही ए राजा का नाम सामने आया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उन्हें 2011 में ही जेल भी जाना पड़ा। इसके करीब 15 महीने बाद उन्हें जमानत मिली। इन पर आरोप था कि इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस को नजरअंदाज करते हुए 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में कॉन्स्पिरेसी की है। इस टाइम से थोड़ा आगे जाएं तो पेशे से एडवोकेट ए राजा को मई 2007 में टेलीकॉम मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया था। वहीं अगस्त 2007 को 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के जरिए शुरू किया गया था और टेलीकॉम मिनिस्टर होने के नाते इस 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट को ए राजा ही लीड कर रहे थे। उस टाइम देश में यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी। अब 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रम को समझना होगा। तो बहुत ही सरल भाषा में बात की जाए तो स्पेक्ट्रम को आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह समझ सकते हैं। ये एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है जिसका इस्तेमाल बहुत सी डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स में किया जाता है। आप में से अधिकतर लोगों ने रेडियो ब्रॉडकास्ट तो सुना ही होगा या फिर रेडियो सर्विस के जरिए वेदर रिपोर्ट तो हर किसी ने सुना ही होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपसे काफी दूर बैठे लोग रेडियो के जरिए इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप तक उनकी आवाज आखिर कैसे पहुंचती है? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। इस सवाल का जवाब है दोस्तों स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की वजह से ही दूर बैठे लोग अपनी आवाज आप तक पहुंचा पाते हैं। स्पेक्ट्रम एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये एक तरह की वेवलेंथ है जिसका इस्तेमाल आवाज ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है और इसे मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। अब इमेजिन करके देखिए कि आप अपना खुद का एक रेडियो स्टेशन शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी खरीदनी होगी और ये आप कहां से खरीदेंगे? जाहिर सी बात है, सरकार से। तो अलग अलग मेगाहर्ट्ज में आपको ये फ्रीक्वेंसी उपलब्ध करवाई जाती है, तभी जाकर आप इन वेवलेंथ का इस्तेमाल अपनी रेडियो सर्विसेज के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, 2007 के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भी यही हो रहा था। अब सवाल जहन में ये आता है कि आखिर 2G स्कैम का मतलब है क्या? तो 2G स्कैम का मतलब यहाँ सेकेंड जनरेशन वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी से है। इंडिया में सबसे पहले 900 मेगाहर्ट्ज के साथ 2G की सर्विस की शुरुआत की गई थी। बाद में धीरे धीरे से बढ़ाकर इसे 1800 मेगाहर्ट्ज में बदल दिया गया। अब 2007 में यह हुआ था कि अपने बचे हुए स्पेक्ट्रम को इंडियन गवर्नमेंट बेचना चाहती थी। इंडियन गवर्नमेंट के इस फैसले के बाद टेलीकॉम मिनिस्ट्री, जो उस समय ए राजा के अंडर आती थी, उन्होंने 25 सितंबर 2007 को एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें 2G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2007 की रखी गई और इसे लेकर अलग अलग फॉर्म से एप्लीकेशंस भी मंगवाए गए। 1 अक्टूबर 2007 तक 46 फॉर्म से 575 एप्लीकेशन टेलीकॉम मिनिस्ट्री को मिले। इसके बाद नवंबर 2007 को प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने किसी गड़बड़ी के अंदेशे से टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने फेयर लाइसेंस अलॉट करने की बात कही और फेयर फीस भी लेने की बात कही। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने ए राजा को बहुत से लीगल एडवाइजेस भी दिए, लेकिन ए राजा ने प्राइम मिनिस्टर के सारे सलाह को नजरअंदाज कर दिया। फिर 22 नवंबर 2007 को फाइनेंस मिनिस्टर ने भी टेलीकॉम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने स्पेक्ट्रम एलोकेशन पर सवाल उठाया। यहाँ पर ए राजा ने एक बहुत बड़ी गलती की। टेलीकॉम मिनिस्ट्री की कमान संभालते हुए ए राजा ने अपना एक नया नियम बनाया जिसे हम पहले आओ और पहले पाओ के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। 10 जनवरी 2008 को टेलीकॉम मिनिस्टर ने स्पेक्ट्रम की प्राइस फिक्स की
और उन कंपनी और फर्म को यह स्पेक्ट्रम बेच दिया जो उनके पास पहले आए थे। इसके साथ ही जो डेडलाइन उन्होंने तय किया था उसका भी कोई खास ख्याल नहीं रखा गया। बार बार वो डेडलाइन को बढ़ाते चले गए और आखिरकार 122 लाइसेंसेस 92 बिलियन यानी 92 बिलियंस में टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा बेचे गए। उनके इस तरीके से कुछ लीगल गवर्नमेंट अथॉरिटीज को उन पर शक हुआ। स्वान टेलीकॉम, टाटा सर्विसेज, यूनिटेक जैसी कंपनियों को 2008 में टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने स्पेक्ट्रम बेचा और बाद में इन कंपनियों ने उसी स्पेक्ट्रम को कई गुना ज्यादा दाम में आगे कुछ और कंपनियां जैसे टेलीनॉर, एसी सैट, डोकोमो को बेच दिया। ये सब देखकर सभी को शक हुआ कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर कुछ तो घोटाला या गड़बड़ चल रहा है। इस एलोकेशन प्रोसेसर को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई और 20 अक्टूबर को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कुछ अननोन ऑफिसर और अननोन प्राइवेट कंपनी के खिलाफ इंडियन पैनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ कॉरपोरेशन एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया। 22 अक्टूबर को इनकम टैक्स की जनरल डायरेक्टर ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑफिस पर छापा मार दिया और इसी तहकीकात के बीच 16 नवंबर को सीबीआई को एक वायर टेप्ड कॉन्वर्सेशन मिला, जिसमें कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के भी इस केस में शामिल होने की बात सामने आई। इस टेप में एनडीटीवी की बरखा दत्त, नीरा राडिया और ए राजा आपस में बातचीत कर रहे थे। ये बातचीत सामने आने के बाद ए राजा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके तुरंत बाद कपिल सिब्बल को नया टेलीकॉम मिनिस्टर चुन लिया गया। इस इंफॉर्मेशन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नीरा राडिया और उसकी कंपनी को भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। 10 फरवरी 2011 को सीबीआई अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस से तहकीकात करने के बाद ए राजा से वापस बातचीत करने पहुंची। उस समय ए राजा तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में थे। फिर 14 मार्च 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्पेशल कोड बनाया ताकि 2G स्पेक्ट्रम को अच्छी तरह से समझा जा सके। इन सभी रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ कि ए राजा ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए 2G स्पेक्ट्रम को बहुत ही कम कीमत में बेच दिया है और 2G की रिपोर्ट के अनुसार 2G स्पेक्ट्रम के इलीगल एलोकेशन के जरिए सरकार को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान भी सहना पड़ा। ये सभी बातें जैसे ही सामने आई, 2012 के आते आते सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया और 21 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल कोर्ट ऑर्गेनाइज किया था उसने जो फैसला सुनाया उसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। कोर्ट ने 2G घोटाले के मामले में जिन 14 लोग और 3 कंपनियों पर आरोप लगाया था उन सबको छोड़ दिया गया। इन लोगों के खिलाफ धारा 409 के तहत आपराधिक विश्वासघात और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आरोप लगाए गए थे, लेकिन कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिला। जबकि सीबीआई के विशेष जज ओपी सैनी ने 700 पन्नों के अपने आदेश में आरोपियों पर फ्रॉड, घूस लेने और एविडेंस से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे, लेकिन कोर्ट के सामने ये आरोप नहीं टिके। स्पेशल कोर्ट ने यह भी कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम हुआ था या नहीं, इसे लेकर भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। वहीं 19 और 20 मार्च 2018 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट के खिलाफ अपनी अपील की। आगे फिर से इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, जिसमें फरवरी 2019 को जस्टिस नजमी वजीरी के ऑर्डर पर 2G स्पेक्ट्रम केस में शामिल प्रमुख अपराधी ए राजा, कनिमोझी, सिद्धार्थ बेहुरा और आर के चंदोलिया को भी शामिल किया गया। पर इस स्पेशल कोर्ट ने यह भी माना कि ये सभी गिल्टी नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला था क्या। जहां पहले सीएजी की रिपोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम को लेकर करीब 2 लाख करोड़ के नुकसान की बात की गई थी, वहीं सीबीआई की रिपोर्ट में सीबीआई ने 80,000 पेज की चार्जशीट फाइल की और उसमें यह बताया गया कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से 30,900 करोड़ का नुकसान सरकार को सहना पड़ा है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात की जाए तो अलग अलग कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी अपनी तरफ से जांच की और अपनी रिपोर्ट भी सामने रखी, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने फिलहाल सभी अपराधियों को रिहा कर दिया है। अभी भी इस पर जांच पड़ताल चल रही है और ये देखना बाकी है कि आगे रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो 2G स्पेक्ट्रम भारत के सबसे बड़े घोटालों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, स्कैम्स की इस लिस्ट में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात हो गई। अब बारी आती है स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े घोटाले की।
तो चलिए अपने अगले एपिसोड में इसी पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या था स्टॉक मार्केट का स्कैम।